ये पार्ट 2 है और आज हम मोटोरोला की बात करेंगे। इसके आपको कौन से फ़ोन बाय करने हैं, कौन से नहीं करने हैं। ये एक सीरीज़ चल रही है। अब बस इस सीरीज़ को आप प्यार देना जितना आप दे सकते हो, जिससे मोटिवेशन मिलेगा हमें ऐसी और कंटेंट बनाने के लिए। अब चक्कर क्या है, मुझे काफ़ी सारे लोगों ने ट्वीट किया है, टैग किया है, जहाँ पर उन्होंने कमियाँ बताई हैं कि वो मोटोरोला को लॉन्ग टर्म यूज़ करके क्या क्या कमियाँ फेस कर रहे हैं। मैं आपको सब बताकर जाऊंगा, वीडियो को आप एंड तक देखते रहना। हमारे ऑफिस में भी काफ़ी मोटोरोला के फ़ोन यूज़ हो रहे हैं, हमने भी कई चीज़ें ऑब्जर्व करी हैं, सब कुछ हम बात करेंगे। पहले स्टार्ट करते हैं मोटोरोला के बजट सेगमेंट के फ़ोन के साथ। मोटोरोला की जो ये फैमिली है ना, काफ़ी बड़ी बन चुकी है। जी सीरीज़, एच सीरीज़ या फिर मोटो रेजर वगैरह सब आपको देखने को मिलते हैं। अब इनमें से जो मोटो जी सीरीज़ है ना, वो अब बजट में आ चुकी है। मतलब आपको 7000 से मोटो जी सीरीज के फोन देखने को मिल जाते हैं। मोटो जी सीरीज में आपको मोटो जी 04, 04S ये दो फोन देखने को मिलेंगे 6-7,000 में। अब इनमें दिक्कत ये है, यूनिया एसओसी T606 प्रोसेसर है। आज की डेट में मैंने इनको यूज़ किया ना, मुझे थोड़ा लैग फील हुआ। तो फिलहाल मैं आपको कहूँगा कि एक्सपीरियंस आपको इनको यूज़ करने का उतना बढ़िया नहीं होगा, इनको तो आप इग्नोर कर दो। अगर आपको मोटो जी सीरीज़ का फ़ोन लेना ही है ना कम प्राइस पे, तो मोटो जी 34 आप एक बार वो कंसीडर कर सकते हैं। यहाँ पर आपको ये इकलौता फ़ोन है जो आपको 10 से कम में ऐसी गेमिंग, ऐसी परफॉर्मेंस लाकर देता है स्नैपड्रैगन 695 के साथ में यहाँ पर आपको जो इंडियन फील है वही बढ़िया मिल जाती है। स्पीकर्स वगैरह भी बढ़िया है। बस ये है कि HD+ डिस्प्ले है, फुल HD+ मेरे अकॉर्डिंग आज की डेट में इस फोन में होना चाहिए था, और कोई दिक्कत नहीं है। UI वगैरह क्लीन है, काफ़ी कोई पंगा नहीं है। USP है इनका यूज़र इंटरफेस। मोटोरोला लोग तभी बाय करना पसंद करते हैं क्योंकि इनका जो UI है ना बहुत क्लीन रहता है, एड्स का पंगा यहाँ पर नहीं होता। अब कहीं ना कहीं इस चीज़ से कॉम्प्रोमाइज़, हमें ब्लोटवेयर से कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है अगर हम कोई मोटोरोला का सस्ता फ़ोन या बजट का फ़ोन बाय कर रहे हैं तो। लेकिन ये है कि आप इनको अनइंस्टॉल कर सकते हैं जब आपको फालतू के ब्लोटवेयर मिलते हैं। आराम से फ़ोन बाय करो, अनइंस्टॉल कर लो, तब आपको एक्सपीरियंस बढ़िया होगा। तो एक तो मोटो जी 34 है। इसके अलावा अगर आप थोड़ा बजट बढ़ा लेंगे तो आपको मोटो जी 64 देखने को मिल जाएगा। ये भी 12-13 हज़ार के आसपास मिल जाता है। ये भी कहीं ना कहीं मोटोरोला का, अगर मैं उस बजट में देख रहा हूँ ना, एक ऑलराउंडर पैकेज बना हुआ है। इसमें आपको मिलेगा Dimensity 7025 जो कि बजट के हिसाब से बहुत बढ़िया परफॉर्म करता है। आप थोड़ी गेमिंग भी कर पाएंगे यहाँ पर, नॉर्मल यूज़ में भी आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। एंड्रॉयड 14 पे ये फ़ोन चल रहा है। साथ में इसकी USP है इसकी 6000 mAh की बैटरी, जो कि आप लगा लो 2 दिन तक आपका साथ देगी, बिकॉज इसका प्रोसेसर भी पावर एफिशिएंट है और जो UI है वो भी पावर को कम कंज्यूम कर रहा है। तो ये हो गई अंडर 15,000 की बात। इससे कम की रेंज में आपको और कोई फ़ोन अच्छा देखने को नहीं मिलेगा मोटोरोला का। हाँ, आप अगर 1000 रुपये बढ़ा देंगे तो 16,000 के आसपास मोटो जी 84 आपको मिल जाएगा। अब मोटो जी 84 में स्नैपड्रैगन 695 है। मानता हूँ प्रोसेसर थोड़ा पुराना है और इस बजट के हिसाब से थोड़ा और बेटर हो सकता था, लेकिन इस फ़ोन में क्या है ना, जो इनहैंड फील अच्छी है फ़ोन की, काफ़ी स्लिम और लाइट वेट स्मार्टफोन है। दूसरा, POLED डिस्प्ले आपको मिल जाएगा 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ। तो जो ये पूरा कॉम्बिनेशन बना रखा है ना, ये अपने आप में एक अच्छा कॉम्बिनेशन है। और एक मोटोरोला की और खास बात है इसके UI के अलावा कि जो यहाँ पर सिक्योरिटी मिलती है ना, वो आपको थिंकशील्ड सिक्योरिटी दे रखी है। अलग लेवल पे ही काम करते हैं। जैसे कि सैमसंग जाना जाता है नॉक्स सिक्योरिटी के लिए, वैसे ही मोटोरोला के डिवाइस जाने जाते हैं थिंकशील्ड सिक्योरिटी के लिए। ये इनका एक और प्लस पॉइंट है, बोनस पॉइंट आप कह सकते हैं। बिकॉज जो बाकी ब्रांड्स हैं, कोई भी हो, Xiaomi, Realme, OnePlus, ये अभी सिक्योरिटी पर काम नहीं कर रहे हैं, जो कि आपको इसमें देखने को मिल रही है। कैमरा वगैरह ठीक है G84 का, यहाँ पर रेट में मिलता है प्राइमरी कैमरा 50 मेगापिक्सल का, OIS वगैरह भी आपको मिल जाएगा। और कैमरा ना मोटो जी 64 का भी काफ़ी अच्छे अपने प्राइस के हिसाब से, क्योंकि आजकल 15 से कम में भी ज़्यादा अच्छे कैमरा फोन देखने को नहीं मिलते हैं। मैंने कंपैरिजन भी किया हुआ है मोटो जी 64 का Realme P1 के साथ, वो आप देख लेना, वहाँ पर आपके बहुत सारे और डाउट क्लियर हो जाएंगे इस फ़ोन को लेकर। अब आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि जो मोटोरोला में कमियाँ आ रही हैं ना, मतलब काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिनसे लॉन्ग टर्म यूज़ में कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। इनमें से 2 चीज़ें ऐसी हैं जो मैंने कमेंट में पिन करी हैं, वो आप चेक करो और अपना ओपिनियन दो कि आपको भी मोटोरोला में ये चीज़ें देखने को मिलती हैं। अगर आप फ़ोन को नया लेने की बात करें, नया लेने के बाद कुछ टाइम तक यूज़ करते हैं तो आप वो देखो और बताओ। बाकी और जो कमियाँ हैं उनके बारे में आगे हम बात करेंगे। पहले ज़रा इनकी सबसे पॉपुलर सीरीज़ एच सीरीज़ की बात कर लेते हैं, जिसने पूरी मार्केट को हिला के रखा हुआ है। जब से एच सीरीज़ के फ़ोन आने लगे हैं ना, मैं ये कह सकता हूँ एक अलग ही मार्केट अलग रास्ते पे चल पड़ी है। बिकॉज अब से पहले हमें जो चीज़ें कम प्राइस पे नहीं मिलती थी ना, वो हमें एच सीरीज़ में देखने को मिली थी। जैसे कि यहाँ पर पहला फ़ोन मैं लेना चाहूँगा मोटो H40 Neo।
अब ये एक ऐसा फ़ोन है, जब ये फ़ोन लॉन्च हुआ था ना, उस टाइम तो प्राइस थोड़ा ज़्यादा था इसका। हमें लगता था जब हमें सेम प्राइस पे मोटो एज 40 मिल रहा है थोड़े पैसे डालकर, तो हम इस फ़ोन को बाय क्यों करेंगे। लेकिन इस टाइम पे कहानी बिल्कुल अलग है। ये फ़ोन जो है ना आपको 20-21 हज़ार में मिल जाता है, और ये कॉम्पैक्ट सा स्मार्टफोन है, सिंगल हैंड से आराम से फ़ोन यूज़ आप कर सकते हैं। Dimensity 7030 इस फ़ोन में अवेलेबल है। 144 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट आपको मिल जाएगा। POLED डिस्प्ले यहाँ पर दे रखा है। कमाल का पैकेज है ये। IP68 सर्टिफिकेशन भी है, पानी में फ़ोन भीग जाता है, फ़ोन सर्वाइव कर जाएगा, बिकॉज रेटिंग आपको मिल रही है। बारिश में ले जाओ, कुछ भी करो, मज़ा आएगा। तो जो ये पैकेज बनाकर दिया गया था ना कहीं ये ऑलराउंडर पैकेज है अपने सेगमेंट का। तो मोटो एज 40 नियो भी बिल्कुल रिकमेंडेड है। 20-21 हज़ार में आपको ये मिल जाता है। इसके बाद जो एक और फ़ोन लॉन्च हुआ है ना, जिसने थोड़ा कंफ्यूज किया हमें, ये है मोटो एज 50 फ्यूजन। देखो जो फ्यूजन है ना, इसमें पहले ये हमें फ्लैगशिप फ़ोन में देखने को मिलता था, जो फ्यूजन सीरीज़ है। मोटो एज 30 फ्यूजन आपने देखा था, 35-40 हज़ार का ये फ़ोन लॉन्च हुआ था, और अपने टाइम का ये बहुत ही धुरंधर स्मार्टफोन था। मोटो एज 30 फ्यूजन, स्लिम, लाइट वेट, कर्व डिस्प्ले, एक फ्लैगशिप किलर था मोटोरोला का। अब इन्होंने क्या किया है ना, जो फ्यूजन सीरीज़ है उसको कम पे ले आए हैं ये, मतलब कि मोटो एज 50 फ्यूजन अब आपको मिल रहा है 20-21 हज़ार में। फील आपको दे रहा है बिल्कुल फ्लैगशिप वाली, मैं वो कह सकता हूँ प्रीमियम फील अगर आपको चाहिए ना बजट में, तब इस फ़ोन को आप कंसीडर कर सकते हैं। अगर मैं इसको मोटो एज 40 नियो से कंपेयर कर रहा हूँ ना, ये थोड़ा बड़ा फ़ोन है 6.67 इंच का, और यहाँ पर आपको जो डिस्प्ले साइज़ है वो थोड़ा कम मिल रहा है। कॉम्पैक्ट के हिसाब से मैं कहूँगा ये बढ़िया लगेगा आपको। वैसे ओवरऑल मैं देखता हूँ लेटेस्ट फ़ोन है, तो ये मैं आपको रिकमेंड करूँगा एज 50 फ्यूजन। मैंने इनका शॉर्ट किया हुआ है, वो आप चेक कर लेना, वहाँ पर मैंने बताया था दोनों में क्या क्या डिफरेंस आ रहा है। और कैमरा क्वालिटी मुझे काफ़ी अच्छी लगी है मोटो एज 50 फ्यूजन की। इन एंड फील भी बहुत बढ़िया है। साथ में आपको मिल जाएगा स्नैपड्रैगन 7S Gen 2 प्रोसेसर, जो कि ट्राइडेंट टेस्टेड प्रोसेसर है। ये हम Xiaomi में Redmi Note 13 Pro में भी यूज़ कर चुके हैं, और इससे पहले Realme 12 Pro Plus में भी हम ये यूज़ कर रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया प्रोसेसर है ये। अच्छी गेमिंग भी कर पाएंगे आप, साथ में नॉर्मल यूज़ में भी आपको दिक्कत नहीं आएगी। UI भी बहुत ही क्लीन और रिस्पॉन्सिव है इसका। प्रीमियम वाला फील आपको UI भी इसका देगा। अब आपके माइंड में ये आएगा, जब हम ये दोनों फ़ोन बाय कर सकते हैं, तो मोटो एज 40 का क्या, जो हमें 25-26 में मिल जाते हैं बहुत बार, जो कि इनका बड़ा भाई है। देखो कई बार क्या होता है ना, छोटे भाई इतने आगे निकल चुके हैं, ये दोनों जो बड़ा भाई है ना इनका, वो थोड़ा पीछे रह गया है। उसको अब मैं आपको फ़िलहाल रिकमेंड नहीं करूँगा। इसके बारे में आगे हम डिटेल में बात करेंगे। इसको लेने से क्यों मैं मना कर रहा हूँ, इसके पीछे एक बड़ी वजह है, तो उसके लिए आप थोड़ा वेट कीजिए। पहले ज़रा हम मोटो एज 50 प्रो की बात कर लेते हैं, जो अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ था फ़ोन। मुझे ये फ़ोन भी काफ़ी अच्छा लगता है, मोटो एज 50 प्रो। मैंने वीडियो भी किया था इसका कि 26-27 हज़ार में मिल रहा था उस टाइम, ये फ़ोन बढ़िया लगा था मुझे। लेकिन इस टाइम पे उसका प्राइस बढ़ा हुआ है। जब सेल आएगी तब की बात मैं नहीं कर रहा, आज की डेट में अगर आप देखेंगे ना, ये फ़ोन आपको काफ़ी महंगा मिलेगा। मतलब 28 हज़ार, 29 हज़ार में, 30 हज़ार तक भी ये फ़ोन जा चुका है। जो इसका एक्चुअल प्राइस था ना, अब घूम फिर गई है उसी प्राइस पे आ गया। तो फिलहाल मैं आपको ये फ़ोन रिकमेंड नहीं करूँगा। इसके पीछे की बड़ी वजह है मोटो एज 50 अल्ट्रा भी आपको देखने को मिलने वाला है, जो 8S Gen 3 के साथ आने वाला है। उसका आपको वेट करना चाहिए। अगर आप 30 हज़ार तक अब कोई सेंस नहीं बनती है, आप इस फ़ोन पर लगाओ। अगर 26 तक मिलता है आपको बैंक ऑफर में या कुछ तिगड़म लगा के, तब मैं आपको रिकमेंड करूँगा एज 50 प्रो। उसका वीडियो भी चेक कर लेना, मैंने बनाया हुआ है। बट 30 तक मत जाइएगा, अल्ट्रा का वेट करना बनता है। बिकॉज आजकल अगर आप देखेंगे ना, 30 तक तो फ्लैगशिप किलर फ़ोन बहुत सारे मिल जाते हैं। पोको F6 आप देख लो, 8S Gen 3 आपको मिल रहा है। Redmi Note 4 आने वाला है, वहाँ भी आपको बढ़िया वाला प्रोसेसर मिल जाएगा, वो भी कम प्राइस पे। पोको X6 Pro मिल रहा है आपको, 1.5 मिलियन आते हैं वहाँ पर तो बेंचमार्क स्कोर। ऐसे ऐसे फ़ोन पड़े हुए हैं यार 26 हज़ार के आसपास की रेंज में। तो ऐसे में थोड़ा आपको ध्यान देना पड़ेगा। एज 50 प्रो को इग्नोर, अल्ट्रा का वेट। इसके बाद अगर मैं और ऊपर चलता हूँ ना फ्लैगशिप सीरीज़ पे, आपको मोटो रेजर 40 अल्ट्रा देखने को मिल रहे हैं। अब देखो, जो ये मोटोरोला का फ्लिप फ़ोन है ना, ये मुझे सैमसंग फ्लिप से भी कहीं ना कहीं बेटर लगा था। इसकी जो पीछे की डिस्प्ले है, यहाँ पर आप सभी ऐप यूज़ कर सकते हैं। बैटल ग्राउंड आप खेल सकते हैं आप मोटोरोला रेजर 40 के बैक वाले डिस्प्ले में, अल्ट्रा में। तो ऐसे में मैं ये कहूँगा, अगर आपको स्वैग वाला फ़ोन चाहिए तो मोटो रेजर 40 अल्ट्रा के साथ आप जा सकते हैं। मोटो रेजर 40 मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा यार। 40 अब नहीं, मज़ा नहीं आएगा, प्रोसेसर भी इतना थोड़ी नहीं है, वो पूरा फ्लैगशिप है मोटो रेजर 40 अल्ट्रा। अगर यहाँ पर कोई ऑफर आता है ना, तब इसके साथ आप जा सकते हैं। बाकी अब आपको रेजर की भी न्यू सीरीज़ कुछ टाइम में देखने को मिल जाएगी।
अभी आप इस पे उतना तो पैसा मत लगाना जितने का ये मिलता है फ़ोन। अगर किसी सेल में ये कम प्राइस पे आता है तब आप देखना इसको। ये मैं कह सकता हूँ कि यूजेबिलिटी जो है या फिर जो फीचर्स मिलते हैं काफ़ी कमाल के हैं मोटो Razr 40 अल्ट्रा के। चलिए ये कुछ फ़ोन थे जो आप ले सकते हैं जो आपको नहीं लेने हैं। अब बात करते हैं कि क्या चीज़ें हैं यार, मोटोरोला को किन बातों पर ध्यान देना पड़ेगा लॉन्ग टर्म यूज़ में। देखो मोटोरोला पे लोग ट्रस्ट करते हैं किस बात के लिए, बिकॉज उनका UI क्लीन है, वहाँ पर कोई दिक्कत नहीं आती है। अगर हम कस्टम UI से कंपैरिजन कर रहे हैं, आज की डेट में भी मोटोरोला लॉन्ग टर्म यूज़ में एक अच्छा प्रदर्शन करता है कस्टम UI वाले फ़ोन के कंपैरिजन में। बट फिर भी यहाँ पर क्यों हमें ऐसी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है जो कि नहीं होनी चाहिए। अगर हम मोटोरोला का फ़ोन बाय करते हैं, लॉन्ग टर्म यूज़ करते हैं, पहली बात बैटरी ड्रेन का इशू बहुत देखने को मिलता है, बिकॉज लॉन्ग टर्म यूज़ में फ़ोन हीट भी जनरेट करना स्टार्ट करता है, जिसकी वजह से बैटरी ड्रेन का इशू आ जाता है। अब ये इशू कितने लोग फेस कर रहे हैं आप साथ साथ मुझे बताना कमेंट्स में। इसके अलावा अगर आप फ़ोन में मल्टीटास्किंग करते हैं तो ऐप क्रैश होना, ये चीज़ भी कॉमन हो चुकी है, और मल्टीटास्किंग में लैग फील होना, ऐप स्विच करने में उतना अच्छा परफॉर्मेंस ना मिलना, साथ में अगर आप कोई वीडियो देख रहे हैं साथ में मल्टीटास्किंग कर रहे हैं तो सिंकिंग का इशू आ जाएगा ऑडियो वीडियो में। मतलब ये ऐसे ऐसे इशू हैं जो कस्टमर का जो एक्सपीरियंस है ना वो थोड़ा ख़राब कर रहे हैं, इरिटेटिंग कर रहे हैं उसको। साथ में जैसे मैं मोटो H40 की बात कर रहा था, यहाँ पर क्या है मेरे ऑफिस में यूज़ हो रहा है फ़ोन, जेस्चर्स कभी सही चलते हैं कभी चलना बंद हो जाते हैं। मैंने इसको लेकर एक बार ट्वीट भी किया था, अगर आपने देखा हो तो, मतलब मैंने दिखाया भी था जेस्चर कैसे काम नहीं कर रहे हैं, फिर अपने आप वो चलना स्टार्ट हो गए। कभी भी ऐसे होता है कि फ़ोन बिल्कुल ब्लैंक हो गया, वाइट स्क्रीन आ गई है, फ़ोन फिर साइड से बंद करके दोबारा चालू करना पड़ता है, फिर फ़ोन ऑन होता है। ऐसे दिक्कतें आती हैं। मोटो H40 में ऐसे ऐसे छोटे छोटे कई बग्स देखने को मिल रहे हैं, और ये चीज़ें लोगों को मोटोरोला के कई फ़ोनों में देखने को मिलती हैं, जो कि मेरे अकॉर्डिंग तो चीज़ें नहीं होनी चाहिए। अब वैसे मोटोरोला के फ़ोन काफ़ी बढ़िया बन रहे हैं, अगर मैं पूरी लाइनअप देख रहा हूँ ना, बजट से लेकर एंट्री लेवल से लेकर या फ्लैगशिप तक, हर सेगमेंट में इनका फ़ोन आपको मिल जाएगा जो कि रिकमेंड करने लायक फ़ोन होगा। लेकिन जो इनके मिड रेंज वाले फ़ोन है ना, वहाँ पर ज़्यादा ये चीज़ देखने को मिलती हैं बजट फ़ोन में। बजट फ़ोन में ये ब्लोटवेयर भी डाल के दे रहे हैं आजकल, जो कि नहीं देने चाहिए, उन्हें हमें अनइंस्टॉल करना पड़ता है फ़ोन लेने के बाद। हाँ, जो इनकी प्रीमियम सीरीज़ आती है ना, H सीरीज़ हो गई या अल्ट्रा सीरीज़ हो गई, वहाँ पर कुछ दिखते हैं ब्लोटवेयर की तो हमें देखने को नहीं मिलती हैं, वहाँ पर ब्लोटवेयर नहीं देते हैं ये। और एक बड़ी दिक्कत जो देखी है ना, चलो बाकी चीज़ों से आप कॉम्प्रोमाइज़ कर लोगे, ठीक है, ऐप क्रैश हो रही है कोई नहीं, ठीक हो जाएगी, अगली बार नहीं होगी, एक बार होगी, 2 बार होगी, लेकिन कई बार हो ये रहा है, अगर हम फ़ोन को लॉन्ग टाइम यूज़ कर रहे हैं, उसमें अपडेट आ रहा है, कैमरा क्वालिटी भी किसी किसी फ़ोन की डाउनग्रेड हो जाती है, वो चीज़ तो बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है कि कैमरा क्वालिटी हमारे फ़ोन की डाउन हो जाए। इंप्रूव भी होती है, जैसे मोटो H40 है, इसका कैमरा पहले अच्छा नहीं था, बाद में अपडेट के बाद इतना बढ़िया हो गया था ना, उससे बेटर कोई कैमरा मिलता ही नहीं था हमें 26,000 की रेंज में। लेकिन फिर कोई अपडेट आता है, थोड़ी पहले से फिर डाउन हो जाती है कैमरा क्वालिटी। अब ये चीज़ें भी एक्सेप्टेबल नहीं है अगर हम किसी फ़ोन के लिए इतना पे कर रहे हैं तो। बाकी आप फ़ोन लोगे, यूज़ करोगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी, मस्त फ़ोन चलेगा। मेन अपडेट से दिक्कत बनती हैं इस फ़ोन में, किसी भी फ़ोन में अपडेट आते हैं तो साथ में बग्स आ जाते हैं, एक बग फिक्स होता है दूसरा आ जाता है। अब ये चीज़ें ना कस्टम UI में देखने को मिलती रहती है, हमें आदत है उस चीज़ की। कस्टम UI में MIUI में हमने कहते थे होती हैं ये चीज़ें, लेकिन हमें क्लोज टू स्टॉक एंड्रॉइड में ये चीज़ें देखने को आदत नहीं है कि UI क्लीन भी है और ऐसी दिक्कतें भी दे रहा है। बाकी आप बताना मुझे कमेंट्स में आपका इसके बारे में क्या ओपिनियन है। अगर आप मोटोरोला का फ़ोन लॉन्ग टर्म यूज़ करते हैं तो आप क्या ऐसी दिक्कतें फेस करते हैं। बाकी मुझे उम्मीद है आपको हेल्प मिलेगी आज की वीडियो से। बताना मुझे अगली वीडियो आप इस टॉपिक पे किस ब्रांड की देखना पसंद करेंगे। अब मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।